नमस्कार साथियों, एक बार फिर स्वागत है आपका राजस्थान सामान्य ज्ञान की श्रृंखला के अंदर। साथियों, हम चर्चा कर रहे हैं कक्षा 6 से 10 की राजस्थान अध्ययन की पाठ्य पुस्तकों पर। इस अध्ययन की कड़ी में हम कक्षा 6 व 7 की राजस्थान अध्ययन के समग्र पाठों पर चर्चा कर चुके हैं। अब जो हमारी अध्ययन की कड़ी रहेगी वो कक्षा 8 की राजस्थान अध्ययन की पाठ्य पुस्तक रहेगी, जिसमें हम 10 के 10 अध्यायों पर विस्तृत चर्चा करेंगे और इन पाठों के अंदर कौन कौन से प्रश्न महत्वपूर्ण हो सकते हैं, जो कि न केवल कक्षा 8 की परीक्षा के अंदर अपितु विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में भी हमारे लिए महत्वपूर्ण साबित होंगे। बिना किसी देरी के आज की कक्षा को शुरू करते हैं। एक एक पार्ट पे हम चर्चा करेंगे और जो भी प्रश्न मुख्य होंगे उनसे संबंधित और भी जो तथ्य हैं उनकी भी हम जानकारी हासिल करेंगे। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। हमारा अध्याय पहला है 18वीं सदी का राजस्थान। पहले अध्याय का नाम कक्षा 8 के राजस्थान अध्ययन के पहले अध्याय का नाम है 18वीं सदी का राजस्थान। कि 18वीं सदी के अंदर राजस्थान में क्या क्या घटनाएं घटित होती है, इतिहास के अंदर कौन कौन से मुख्य बिंदु है, मराठों का आगमन हो, राजस्थान में उत्तराधिकार संघर्ष हो, या आपकी ईस्ट इंडिया कंपनी अंग्रेजों के साथ राजस्थान की विभिन्न रियासतों की गई संधियां हों, एक एक पे हम चर्चा करेंगे। पहला प्रश्न है कि मराठा शक्ति को सर्वप्रथम संगठित करने वाले शासक कौन थे। तो मराठा शक्ति को संगठित करने वाले शासक की बात करें तो याद रखिएगा, मराठा शक्ति को संगठित करने वाले शासक का नाम था शिवाजी। शिवाजी किसके पुत्र थे, ये भी ध्यान रखना है। शिवाजी की माता का नाम क्या था, जीजाबाई था। शिवाजी का माता का नाम क्या था, जीजाबाई था। ये भी हमें ध्यान रखना है। और एक बात और भी ध्यान रखनी है कि इनके दरबार के अंदर आपके 8 मंत्रियों की एक परिषद थी, जिसे क्या कहा जाता था। शिवाजी के दरबार में 8 मंत्रियों की एक परिषद थी जिसका नाम क्या था, अष्टप्रधान। जिसका नाम क्या था, अष्टप्रधान मंडल। क्या नाम था, अष्टप्रधान मंडल था। तो अष्टप्रधान मंडल किसके दरबार में, 8 मंत्रियों के एक परिषद थी। यह भी ध्यान रखना है कि अष्टप्रधान मंडल जो कि 8 मंत्रियों की एक राज्य परिषद थी, किसके दरबार में थी, शिवाजी के दरबार में थी। ये कथन भी हमें ध्यान में रखना है। आगे का प्रश्न है हमारा कि मराठा शक्ति ने उत्तर भारत में विस्तार की नीति कब अपनाई। तो मराठा शक्ति ने उत्तर विस्तार में जो प्रसार की नीति है, या मराठा शक्ति ने उत्तर भारत में विस्तार की नीति कब अपनाई, तो औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात अपनाई थी। इससे संबंधित एक कथन में ये भी ध्यान रखना है कि देखिए, लगभग मराठा ये चाहते थे कि हम आपके दक्षिण से लेकर लगभग पूरे समग्र भारत पर कब्जा करने की उनकी विचारधारा थी, लेकिन वो उत्तर भारत की तरफ विस्तार नहीं कर पा रहे थे। इसका जो एक मुख्य कारण था वो था मुगल। क्या कारण था, मुगल मुख्य कारण थे, क्योंकि मुगल लगभग आपके उत्तर भारत के अंदर उनका प्रसार था। दिल्ली है, राजस्थान के अंदर भी उन्हीं के मान लीजिए कोई सदस्य कार्य कर रहे थे, तो वो उत्तर भारत की तरफ प्रसार नहीं कर पा रहे थे। इनका आपका मराठों और मुगलों का संघर्ष की बात करें तो सन 1680 से लेकर 1707 तक इनका संघर्ष होता है आपस के अंदर। 1680 से 1707 तक आपके मुगल और मराठों के मध्य संघर्ष होता है, और मराठे उत्तर भारत की तरफ प्रसार नहीं कर पाते मुगलों के कारण, क्योंकि उनके राह के अंदर एक जो रोड़ा था वो मुगल ही थे, जो कि उन्हें उत्तर भारत के अंदर प्रसार करने से रोक रहे थे। लेकिन 1707 के अंदर औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है। ये आपको ध्यान रखना है कि 1680 से लेकर 1707 तक 27 वर्षों के संघर्ष के बाद 1707 के अंदर औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है। अब उनका जो उत्तर भारत का प्रसार की जो नीति है अब बनाने का समय आ चुका था, क्योंकि अब उन्हें उत्तर भारत के अंदर विस्तार करने से रोकने वाली कोई ऐसी शक्ति नहीं थी जो कि उनको उत्तर भारत के विस्तार के अंदर किसी प्रकार की रुकावट हो। तो औरंगजेब की मृत्यु के बाद मराठा शक्ति ने उत्तर भारत में विस्तार की नीति अपनाई। तो ये भी ध्यान में रखना है। और मृत्यु कब हुई थी औरंगजेब की, 1707 में हुई थी। ये भी कथन भी आपको ध्यान में रखना। आगे है, राजस्थान में सर्वप्रथम मराठों ने प्रवेश कब व कहाँ किया। तो देखिए, मैंने आपको कहा कि 1707 के अंदर औरंगजेब की मृत्यु के साथ ही आपके 27 वर्षों का मुगल और मराठों का जो संघर्ष है वो खत्म हो चुका था। वो बिना किसी रुकावट के उत्तर भारत में प्रसार कर सकते थे। गुजरात है, मालवा को जीते हुए धीरे धीरे अब उनका जो प्रवेश है वो कहाँ हो रहा था, राजस्थान के अंदर भी होने लग गया था। राजस्थान में इनका प्रवेश कहाँ होता है, ये भी ध्यान रखना है कि राजस्थान में सर्वप्रथम जो मराठों का प्रवेश है वो कहाँ होता है, 1711 के अंदर मेवाड़ में होता है। याद रखिएगा कि राजस्थान में सर्वप्रथम मराठों का प्रवेश कहाँ व कब होता है, तो 1711 के अंदर मेवाड़ में उनका प्रवेश होता है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। किस मराठा शासक ने मराठा ध्वज अटक से
कटक तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा था। ये भी ध्यान रखना है कि किस मराठा शासक ने मराठाओं के ध्वज को अटक से कटक का मतलब समग्र भारत के अंदर उत्तर से दक्षिण तक फहराने का लक्ष्य किसके द्वारा रखा गया, तो पेशवा बाजीराव। देखिए पेशवा आपके मराठाओं की मंत्रिपरिषद के अंदर मुख्यमंत्री का जो पद था उसे क्या कहा जाता था, पेशवा कहा जाता था। और एक ही ऐसा पेशवा था जिसका नाम था बाजीराव। 1720 में उसने एक निश्चय किया था, एक लक्ष्य रखा था कि वो मराठाओं के ध्वज को यानी मराठाओं की विजय पताका को वो अटक से कटक तक मतलब संपूर्ण दक्षिण से लेकर उत्तर भारत तक वो मराठाओं का प्रसार कर देगा। ये लक्ष्य किसके द्वारा रखा जाता है, ये लक्ष्य पेशवा बाजीराव के द्वारा 1720 में रखा जाता है कि वो मराठाओं के ध्वज को अटक से कटक तक फहरा देगा। और इसी आपके अटक से कटक तक फहराने की विचारधारा के बीच ही उनका जो प्रवेश है 1711 के अंदर मेवाड़ में होता है। तत्पश्चात पेशवा बाजीराव एक नीति बनाता है कि वो ऐसे ऐसे करके पूरे भारत पे कब्जा करने की विचारधारा रखता है। फिर वो इसी कड़ी के अंदर कोटा बूंदी पे आक्रमण करते हैं। तो मराठाओं ने कोटा व बूंदी पे आक्रमण कब किया था, ये भी ध्यान रखना है कि मराठाओं ने कोटा व बूंदी पर जो आक्रमण है वो सन 1726 में किया था। सन 1726 के अंदर वह कोटा व बूंदी के अंदर आक्रमण करते हैं। आगे का प्रश्न है कि डूंगरपुर के और बांसवाड़ा के शासकों ने मराठाओं को खिराज देना कब स्वीकार कर लिया था, तो सन 1728 में। देखो 1711 में मेवाड़ में प्रवेश होता है, 1720 में नीति लागू करते हैं मराठा कि हम पूरे भारत पे कब्जा कर लेंगे, हम पूरे भारत के अंदर मराठाओं का प्रसार कर देंगे। 1726 में कोटा बूंदी पे आक्रमण करते हैं। सन 1728 में वह चाहते हैं कि डूंगरपुर बांसवाड़ा के शासक उनसे अगर किसी प्रकार का युद्ध या किसी प्रकार की क्षति नहीं चाहते तो वो मराठाओं को खिराज देना स्वीकार कर ले। और इसी कड़ी के अंदर सन 1728 के अंदर डूंगरपुर व बांसवाड़ा के शासकों ने मराठाओं को खिराज देना भी स्वीकार कर लिया था। खिराज से क्या तात्पर्य, खिराज एक वार्षिक कर था, ये भी ध्यान रखना है, खिराज एक वार्षिक कर था। मैं आपको मराठाओं के संदर्भ में ये बात बताता हूँ कि उनके पास कर के अतिरिक्त आय का कोई साधन नहीं था। वो विभिन्न भागों के अंदर जहाँ जहाँ आक्रमण करे थे, जहाँ जहाँ उनका प्रसार था, वो शासकों पे आक्रमण करते, उन्हें लूटते, उनके राज्यों पर कब्जा करने का प्रयास करते, उनसे आपके कर वसूल करते थे। चौथ वसूली कर या सरदेशमुखी, दो प्रकार के वो कर वसूलते थे। चौथ वसूली के अंदर 1/4 भाग वसूला जाता, जबकि सरदेशमुखी के अंदर 1/10 भाग वसूला जाता था। ये भी आपको ध्यान में रखना है। आगे है मराठाओं ने बूंदी का शासक बुद्ध सिंह को पुनः कब बना दिया था, तो मराठाओं ने बूंदी का शासक बुद्ध सिंह को कब बनाया था, 22 अप्रैल 1734 को मराठाओं ने बूंदी का शासक है वो किसको बना दिया था, बुद्ध सिंह को बना दिया था। ये भी आपको ध्यान में रखना है कि बूंदी का शासक बुद्ध सिंह को कब बना दिया गया था, 22 अप्रैल 1734 में बना दिया गया। ये आगे प्रश्न है कि मराठाओं ने राजस्थान की राजनीति में प्रथम हस्तक्षेप कहाँ से किया था, तो यही जो 22 अप्रैल 1734 को बूंदी का शासक बुद्ध सिंह को या दलेल सिंह को हटाकर जो बुद्ध सिंह को शासक बनाया जाता है, ये राजस्थान की राजनीति में मराठों का प्रथम हस्तक्षेप था। यह भी आपको ध्यान में रखना है। अगर प्रश्न आए कि राजस्थान की राजनीति में मराठों का प्रथम हस्तक्षेप कौन सा था, तो बूंदी के शासक बुद्ध सिंह को पुनः बूंदी का शासक बनाना 22 अप्रैल 1734 को, यही आपका राजस्थान की राजनीति में मराठों का प्रथम हस्तक्षेप था। दलेल सिंह को हटा दिया जाता है और बुद्ध सिंह को वापस शासक बनाया जाता है। जैसे जैसे विभिन्न राजस्थान की रियासतों के अंदर, राजस्थान के विभिन्न क्षेत्रों के अंदर जैसे जैसे मराठों का आक्रमण बढ़ता जाता है, इनकी लूटमार बढ़ती जाती है, ये कर से सामने वाली रियासत को तोड़ने का जो प्रयत्न कर रहे थे, इसी को ख़त्म करने के लिए राजस्थान के विभिन्न राजपूत शासकों के द्वारा एक सम्मेलन का आयोजित किया जाता है जिसका नाम था हुड्डा सम्मेलन। जो आगे के हमारे प्रश्न है वो किससे संबंधित है, हुड्डा सम्मेलन से। मैंने कहा ना कि पिंडारियों के आक्रमण हो रहे थे, आपके मराठों के आक्रमण हो रहे थे, इन्हीं का तोड़ निकालने के लिए राजस्थान के समस्त राजपूत राजाओं ने एक सम्मेलन आयोजित किया था, जिस सम्मेलन का क्या नाम था, हुड्डा सम्मेलन था। ये भी ध्यान में रखना है। हुड्डा सम्मेलन का आयोजन कब और कहाँ किया गया था, तो हुड्डा सम्मेलन का जो आयोजन है वो 17 अप्रैल 1734 को किया गया था। 1734 को किया गया। ये ध्यान रखना है कि 17 जुलाई 1734 को हुड्डा भीलवाड़ा के अंदर यह सम्मेलन आयोजित किया जाता है। तो हुड्डा सम्मेलन का आयोजन कब व कहाँ होता है, 17 जुलाई 1734 को हुड्डा नामक स्थान जो कहाँ है, भीलवाड़ा में, मेवाड़ रियासत के अंदर ये भाग था, वहाँ ये सम्मेलन आयोजित किया जाता है। कौन इसकी अध्यक्षता करता है, कौन कौन भाग लेता है, उस पर भी हम चर्चा करेंगे कि हुड्डा सम्मेलन की अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है। हुड्डा सम्मेलन की अध्यक्षता है वह मेवाड़ के महाराणा जगत सिंह द्वितीय के द्वारा की जाती है। कथन भी आपको ध्यान रखना है। और इसके अतिरिक्त किन किन रियासतों से या किन किन क्षेत्रों से कौन कौन सा शासक भाग लेता है, ये भी ध्यान रखना है।
तो ध्यान रखिएगा हुड्डा सम्मेलन में किन किन शासकों ने भाग लिया। तो हुड्डा सम्मेलन की बात करें तो आमेर का स्वाई जय सिंह, जोधपुर के अभय सिंह, नागौर के बखत सिंह, कोटा के महाराव दुर्जन साल भाग लेते हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है। प्रश्न पूछे जाते हैं कि हुड्डा सम्मेलन जो 17 जुलाई 1734 को आपके भीलवाड़ा में आयोजित किया जाता है, उसके अंदर कौन कौन भाग लेता है। तो आमेर का स्वाई जय सिंह, जोधपुर का अभय सिंह, नागौर का बखत सिंह, कोटा का दुर्जन साल, और आपको एक और भी याद रखना है बीकानेर। बीकानेर से कौन भाग लेता है हुड्डा सम्मेलन के अंदर। बीकानेर से हम बात करें तो बीकानेर से हुड्डा सम्मेलन में भाग लेने वाले शासक का नाम क्या था, जोरावर सिंह। कौन भाग लेता है, जोरावर सिंह भाग लेता है। ये कथन भी आपको ध्यान में रखना है। हुड्डा सम्मेलन में बीकानेर से कौन भाग लेता है, जोरावर सिंह भाग लेता है। हुड्डा सम्मेलन में वर्षा ऋतु के बाद सभी को इकट्ठा होने की बात कही गई। देखिए उस समय वर्षा ऋतु होने के बाद ये निश्चय किया जाता है कि हम सभी हैं आपकी वर्षा ऋतु के बाद कहाँ एकत्रित होंगे, पुनः कहाँ एकत्रित होंगे, पुनः कहाँ योजना बनाई जाएगी, तो वो रामपुरा में बनाई जाएगी। ये कथन भी आपको ध्यान रखना है कि हुड्डा सम्मेलन में कहाँ पुनः एकत्रित होने की बात कही गई थी, तो रामपुरा में एकत्रित होने की बात कही गई थी। ये कथन भी आपको ध्यान में रखना है कि हम सभी रामपुरा में एकत्रित होंगे। यहाँ आपको ये भी ध्यान रखना है कि हुड्डा सम्मेलन के अंदर एक अहदनामा, एक एग्रीमेंट भी किया जाता है समस्त राजपूत शासकों के अंदर कि हम एक समझौता करते हैं कि एक का शत्रु समस्त राजपूत शासक यानी दूसरे का शत्रु ही होगा। एक का शत्रु दूसरे का शत्रु होगा, एक का मित्र दूसरे का भी मित्र होगा। ये वहाँ योजना बनाई जाती है, यानी सब हम मिलकर काम करें। मुख्य उद्देश्य था कि मिलकर काम करें ताकि हम मराठों के प्रसार को रोक दें। आगे प्रश्न है, किसकी उदासीनता व निर्णय में असमर्थ कि किसकी उदासीनता व निर्णय में असमर्थता हुड्डा सम्मेलन की रणनीति में असफल बना गई। तो किसकी उदासीनता, यानी कौन इसके प्रति इतना जागरूक नहीं था और न भी वो चाहता था कि यह सम्मेलन सफल हो। तो आमेर का शासक स्वाई जय सिंह किसकी उदासीनता व निर्णय में असमर्थता हुड्डा सम्मेलन को विफल कर देता है। तो आमेर का जो शासक था स्वाई जय सिंह, क्योंकि जय सिंह नहीं चाहता था कि हुड्डा सम्मेलन सफल हो, अगर और सफल हो हम मराठों को अपना शत्रु बना ले। वो पूरे मन से ये नहीं चाहता था कि मराठा उसके शत्रु बन जाए, क्योंकि वो एक ऐसा खतरा मोल नहीं ले जाना चाहता था कि अगर हुड्डा सम्मेलन सफल हो गया तो निश्चित है कि मराठों के आक्रमण और भी बढ़ेंगे। इससे बचने के लिए उसने निर्णयों में क्या रखी, उदासीनता रखी। ये भी आपको ध्यान में रखना है। जैसे हुड्डा सम्मेलन असफल हो जाता है, आपके जो मराठे हैं उनकी शक्ति में और वृद्धि होती है। पेशवा बाजीराव ये जो यहाँ की जो इसने यहाँ योजनाएं बनाई, यहाँ जो नीतियाँ लागू की, उनका अध्ययन करने के लिए अपनी माता राधाबाई को राजस्थान की तीर्थ यात्रा पर भेजता है। तो प्रश्न है कि पेशवा बाजीराव ने अपनी माता राधाबाई को राजस्थान में तीर्थ यात्रा पर कब भेजा था, 1735 में भेजा था। ये देखना चाहता था कि क्या कोई ऐसा शासक रहा है जो इनको टक्कर दे, तो नहीं। इनकी माता जैसी सकुशल लौटती है तीर्थ यात्रा के अगले वर्ष, जैसे 1735 में इनकी माता राधाबाई सकुशल पुनः लौटती है, तो उसके अगले वर्ष 1736 के अंदर ही पेशवा बाजीराव राजस्थान के यहाँ से कौन से कर की वसूली करता है, तो इस तीर्थ यात्रा के अगले वर्ष पेशवा बाजीराव राजस्थान के यहाँ से चौथ वसूली कर प्रारंभ कर देता है, यानी लगभग 1/4 जो कर की वसूली करना प्रारंभ कर देता है। ये भी आपको ध्यान रखना है। तो मराठा राजस्थान से कौन से कर की वसूली कर रहे थे, चौथ वसूली कर रहे थे। ये भी आपको ध्यान में रखना। ये जो प्रश्न मैंने आपसे चर्चा करी, ये उन संदर्भ में पढ़ा कि किस प्रकार मराठों का प्रवेश होता है, कैसे उनका उत्तर भारत प्रसार की नीति वो बनाते हैं, कैसे राजस्थान के शासक उनको रोकने के लिए हुड्डा सम्मेलन आयोजित किया जाता है 17 जुलाई 1734 को, लेकिन सम्मेलन असफल हो जाता है और धीरे धीरे राजस्थान के शासक मराठों को कर देना स्वीकार कर लेता है। आगे जो हमारे अध्ययन की कड़ी है वो है राजस्थान में उत्तराधिकार संघर्ष, और इन संघर्ष में मराठा किस प्रकार हस्तक्षेप करते हैं, उनकी क्या भूमिका रहती है, उन प्रश्नों में हम चर्चा करेंगे। इस कड़ी के अंदर जो हमारा पहला अध्ययन बिंदु है वो है जयपुर उत्तराधिकार संघर्ष। कौन सा संघर्ष, जयपुर उत्तराधिकार संघर्ष। देखिए उदयपुर के महाराणा अमर सिंह द्वितीय की पुत्री चंद्र कुंवर का विवाह किससे होता है। देखिए उदयपुर के महाराणा थे अमर सिंह द्वितीय, उनकी पुत्री चंद्र कुंवर का विवाह जयपुर के स्वाई जय सिंह के साथ 1708 में होता है। ये भी आपको ध्यान में रखना है कि जयपुर के स्वाई जय सिंह की विवाह अमर सिंह द्वितीय की पुत्री चंद्र कुंवर से कब होता है, 1708 में होता है। इस विवाह की शर्त क्या रखी थी, कहा जाता है कि 1708 के अंदर जयपुर के शासक स्वाई जय सिंह व चंद्र कुंवर जो कि मेवाड़ की राजकुमारी है, उनके मध्य जो विवाह होता है 1708 में, इसमें यह शर्त रखी जाती है कि मेवाड़ की राजकुमारी से जो उत्पन्न संतान है वही जयपुर के राज सिंहासन पर बैठेगी। इस विवाह की शर्त क्या थी कि मेवाड़ की राजकुमारी से जो उत्पन्न पुत्र है वही जयपुर के राज सिंहासन पर बैठेगा।
जब शर्त रखी जाती है तब इस पे इतना ध्यान नहीं दिया जाता, लेकिन 1743 में जय सिंह की मृत्यु हो जाती है। कि जय सिंह की मृत्यु कब होती है? 1743 में। जैसे ही 1743 के अंदर जय सिंह की मृत्यु होती है तो जय सिंह का जो बड़ा पुत्र है वो था ईश्वर सिंह। जय सिंह का बड़ा पुत्र कौन था? ईश्वर सिंह था। तो निश्चित है कि शासक अब कौन बनेगा? उत्तराधिकार की जो सत्ता है वो किसके हाथ में है? तो ईश्वर सिंह के हाथ में। ईश्वर सिंह शासक बनेगा। कि जय सिंह का बड़ा पुत्र, क्योंकि उत्तराधिकार में ही होता है, जो ज्येष्ठ पुत्र है वही राजा बनता है, तो शासक तो ईश्वर सिंह को बनना था। लेकिन शर्त क्या रखी गई थी 1708 के अंदर कि मेवाड़ की जो राजकुमारी है चंद्र कुंवर, उससे उत्पन्न संतान है वही जयपुर के राज शासन पर बैठेगी। और उस चंद्र कुंवर से जो उत्पन्न पुत्र था उसका नाम था माधो सिंह। आगे का प्रश्न है ना कि मेवाड़ की राजकुमारी चंद्र कुंवर और स्वयं जय सिंह से उत्पन्न पुत्र का नाम क्या था? माधो सिंह था। अब शर्त के अनुसार तो माधो सिंह को शासक बनना चाहिए, जैसे जय सिंह की 1743 में मृत्यु होती है। लेकिन नियम यही कहते थे, शासन के नियम यही कहते हैं कि जो शासक है वो ज्येष्ठ पुत्र बनेगा, और जय सिंह का ज्येष्ठ पुत्र कौन था? ईश्वर सिंह था। अब कैसे इनके मध्य संघर्ष होता है तो देखो, लेकिन जैसे ही वो वहाँ के शासक है, सामंत हैं, जो अन्य लोग वहाँ उस मंत्रिपरिषद में थे, उनके अनुसार शासक ईश्वर सिंह को बनाया जाना चाहिए। लेकिन माधो सिंह ने अपने मामा जगत सिंह द्वितीय की सहायता से ईश्वर सिंह को चुनौती देना प्रारंभ कर दिया कि युद्ध लड़े, जो युद्ध में विजेता होगा वही शासक बनेगा। तो माधो सिंह ने किसकी सहायता से ईश्वर सिंह को चुनौती दी? मामा जगत सिंह द्वितीय की सहायता से चुनौती दी। और अब यहाँ किसका हस्तक्षेप होगा? मराठों का हस्तक्षेप होगा। मराठा सरदार राव मल्हार होलकर भी माधो सिंह का साथ देते हैं। किस मराठा शासक ने माधो सिंह का साथ दिया था? तो याद रखिएगा, मराठा सरदार राव मल्हार होलकर ने भी किसका साथ दिया? माधो सिंह का साथ दिया था। अब दो युद्ध होंगे, माधो सिंह व आपके ईश्वर सिंह के मध्य दो युद्ध होंगे। एक आपका बगरू का युद्ध और दूसरा आपका राजमहल का युद्ध। इन दोनों युद्धों के संदर्भ में भी हमें ध्यान रखना है कि 1747 के अंदर कौन सा युद्ध होगा? 1747 के अंदर आपका पहला युद्ध होगा जिसका नाम क्या है? राजमहल का युद्ध। राजमहल का युद्ध कब होगा? राजमहल का प्रथम युद्ध 1747 में होगा, जिसके अंदर किसकी जीत होगी? ईश्वर सिंह की जीत होगी। प्रथम युद्ध के अंदर ईश्वर सिंह की जीत होती है। और याद रखिएगा, एक प्रश्न और भी है कि इसी जीत के उपलक्ष्य के अंदर उन्होंने जयपुर के अंदर इसरलाट का भी निर्माण करवाया था। एक स्तंभ है, विजय स्तंभ है इसरलाट। इसरलाट का निर्माण कहाँ करवाया था? जयपुर के अंदर ईश्वर सिंह के द्वारा इसरलाट का निर्माण करवाया गया था। इसे सरगासुली भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? सरगासुली भी कहा जाता है। इसी सरलाट को क्या कहा जाता है? सरगासुली भी कहा जाता है। 1747 के राजमहल युद्ध में ईश्वर सिंह की जीत होती है। लेकिन फिर मराठों के सहयोग से वापस माधो सिंह ईश्वर सिंह के साथ दूसरा युद्ध लड़ता है जिसका नाम था बगरू का युद्ध। बगरू का युद्ध 1748 के अंदर होता है। और इस युद्ध के अंदर ईश्वर सिंह की क्या होती है? हार होती है। और शासक कौन बन जाता है? हार के साथ ही शासक है वो माधो सिंह बन जाता है। और मैंने कहा ना कि मराठा सरदार है वो राजस्थान की राजधानी में हस्तक्षेप इसलिए करिए ताकि उनको क्या प्राप्त हो? कर हो, भारी मात्रा में उन्हें धन की प्राप्ति हो। तो इसी हार के साथ उन्हें 5 परगने हैं वो माधो सिंह को देने पड़ते हैं। और मराठों को भी कर देने और अपनी दौलत से खजाने देने की बात ईश्वर सिंह करता है। लेकिन 1750 तक वो जो मराठों द्वारा भारी कर ईश्वर सिंह के ऊपर लगाया जाता है वो नहीं चुकता कर पाते, तो उन्हें क्या करनी पड़ती है? ईश्वर सिंह को क्या करनी पड़ती है? आत्महत्या करनी पड़ती है। ये भी ध्यान रखना है। इन युद्धों के अंदर जो राजमहल व बगरू के युद्ध हुए थे, इस युद्ध में ईश्वर सिंह का एक सेनापति था हरगोविंद नटानी, उसने भी कुटिलता की थी। ये भी आपको ध्यान रखना है। उसने भी मराठों का सहयोग और माधो सिंह का सहयोग दिया था, जबकि वो सेनापति ईश्वर सिंह का था। आगे ये प्रश्न भी है कि किसकी कुटिलता के कारण ईश्वर सिंह को आत्महत्या करनी पड़ी थी? तो अपने ही सेनापति हरगोविंद नटानी की कुटिलता के कारण ईश्वर सिंह को क्या करनी पड़ती है? आत्महत्या करनी पड़ती है। इस प्रकार ईश्वर सिंह की आत्महत्या के साथ ही शासक माधो सिंह बन जाता है। ये भी आपको ध्यान रखना। और हरगोविंद नटानी की भी इसमें कुटिलता थी, ये भी ध्यान रखना है। ये तो आपको मैं एक बार फिर रिकेप दोबारा बताता हूँ, इसका रिवीजन बताता हूँ। ये ध्यान रखना है कि सन 1708 के अंदर मेवाड़ के शासक अमर सिंह द्वितीय की पुत्री आपकी राजकुमारी चंद्र कुंवर का विवाह 1708 में जयपुर के शासक आपके जय सिंह के साथ इस शर्त पे किया जाता है कि जो मेवाड़ की राजकुमारी है उससे उत्पन्न संतान ही जयपुर के राज शासन पर बैठेगी। सन 1743 के अंदर जैसे जय सिंह की मृत्यु होती है तो ज्येष्ठ पुत्र ईश्वर सिंह को शासक बनाए जाने की बात कही जाती है। लेकिन माधो सिंह अपने मामा मेवाड़ महाराणा जगत सिंह द्वितीय की सहायता से ईश्वर सिंह को चुनौती देता है। मराठा सरदार राव मल्हार होलकर भी किसका साथ देते हैं? माधो सिंह का साथ देते हैं। माधो सिंह ईश्वर सिंह के मध्य राजमहल व बगरू के युद्ध होते हैं। प्रथम युद्ध 1747 के अंदर राजमहल का होता है, जिसके अंदर ईश्वर सिंह की जीत
प्राप्त होती है वो जयपुर में विजय स्तंभ इस लाट का और सरगासुली का भी निर्माण करवाता है। लेकिन बगरू के युद्ध 1748 के अंदर ईश्वर सिंह की हार होती है और ईश्वर सिंह उस समय 5 परगने और अपना राज्य है वो माधव सिंह को देता है और मराठों को वो लगान देने की बात कहता है। लेकिन 1750 तक जो भारी लगान मराठों के द्वारा ईश्वर सिंह पे लगाया जाता है वो नहीं चुका जाने के कारण वो ईश्वर सिंह क्या कर लेता है, नहीं चुका पाने के कारण ईश्वर सिंह आत्महत्या कर लेता है। और इस आत्महत्या करवाने के अंदर जो सबसे बड़ा कारण था वो हरगोविंद नटाणी था, जो कि ईश्वर सिंह का सेनापति था। उसने सेनापति वो जरूर ईश्वर सिंह का था, लेकिन उसने साथ किसका दिया था, उसने जो अगर हरगोविंद नटाणी की कुटिलता नहीं होती तो निश्चित तौर पे बगरू के युद्ध का भी परिणाम और होता और ईश्वर सिंह को आत्महत्या नहीं करनी पड़ती। तो मराठों का हस्तक्षेप हमने जयपुर उत्तराधिकार संघर्ष में पढ़ा। केवल जयपुर उत्तराधिकार के अंदर ही नहीं, वो जोधपुर में भी देंगे, वो मेवाड़ के अंदर भी उत्तराधिकार संघर्ष में हस्तक्षेप देंगे। ये भी आपको ध्यान रखना है। जोधपुर उत्तराधिकार संघर्ष से सिर्फ एक प्रश्न में आपने लिखा है कि जोधपुर में किसके मध्य उत्तराधिकार संघर्ष प्रारंभ होता है, तो जोधपुर के अंदर जो उत्तराधिकार संघर्ष है वो राम सिंह और बख्त सिंह के मध्य होता है। ये भी आपको ध्यान रखना है। और इस उत्तराधिकार संघर्ष के अंदर दोनों ही मराठा सहायता के प्रयास में जुटते हैं। पेशवा, सिंधिया, होलकर के हस्तक्षेप बढ़ते हैं। राम सिंह को राज्य का आधा भाग भी दे दिया जाता है, लेकिन मारवाड़ का विभाजन ही नहीं हुआ, अपितु उसकी आर्थिक दशा भी सोचनी होगी थी। व्यापार नष्ट हो गए, कृषि बर्बाद हो गई, मराठों की मांगे दिन प्रतिदिन बढ़ती गई, कोई समझौता करने पर सहमत नहीं था और धीरे धीरे जोधपुर की जो व्यवस्था थी वो अस्त व्यस्त हो गई आपके जोधपुर उत्तराधिकार संघर्ष के कारण। ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे जो हमारा उत्तराधिकार संघर्ष है वो है मेवाड़ उत्तराधिकार संघर्ष। देखो सन 1761 के अंदर महाराणा राज सिंह द्वितीय की मृत्यु हो जाती है। कि महाराणा राज सिंह द्वितीय की मृत्यु कब होती है, 1761 में। जैसे ही राज सिंह द्वितीय की मृत्यु होती है, अब जो मेवाड़ का शासन है उस पर शासक किसे बनाया जाता है कि राज सिंह की मृत्यु के बाद पश्चात मेवाड़ के जो राज शासन पे किसे बिठाया जाता है, अरी सिंह को बिठाया जाता है। किसे बिठाया जाता है, अरी सिंह को मेवाड़ के राज शासन पे बिठाया जाता है। कुछ समय बाद ही अब मेवाड़ की गद्दी के 2 दावेदार हो गए थे, एक अरी सिंह और दूसरा आपका रतन सिंह। कि मेवाड़ उत्तराधिकार संघर्ष किन शासकों के मध्य हो गया था, मैंने कहा ना कि 1761 के अंदर राज सिंह द्वितीय की मृत्यु के बाद अरी सिंह को मेवाड़ का राज शासन पे बिठाया जाता है, लेकिन कुछ ही देर बाद, कुछ ही समय बाद मेवाड़ की जो गद्दी है उसके 2 दावेदार हो गए थे, एक आपका अरी सिंह और दूसरा रतन सिंह। तो मेवाड़ उत्तराधिकार संघर्ष किन शासकों के मध्य हुआ, अरी सिंह और रतन सिंह के मध्य हुआ। ये भी आपको ध्यान रखना है। दोनों ने मराठा सहायता करने का मराठाओं से सहायता लेने का प्रयास किया। परिणाम स्वरूप गृह युद्ध हुए, मराठा हस्तक्षेप और बढ़ गया, जिससे कि मेवाड़ की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक व्यवस्था है वो धीरे धीरे अस्त व्यस्त हो गई। ये भी आपको ध्यान रखना है। उनकी राजनीतिक प्रगति के मार्ग है वो भी अवरुद्ध हो गए। ये भी आपको ध्यान रखना है। मैं आपके सामने हुड्डा सम्मेलन की जो विचारधारा रखी मैंने आपके समक्ष, आपके मराठों का राजस्थान में बढ़ता प्रसार भी हमने देखा। जयपुर है, आपके मेवाड़ उत्तराधिकार संघर्ष है, जोधपुर उत्तराधिकार संघर्ष है, इन सब से हमने पढ़ के एक ही शिक्षा ये लिए कि राजस्थान के जो शासक है ना उनमें पारस्परिक वैमनस्य था, जिस कारण राजस्थान में मराठों का हस्तक्षेप बढ़ा और यहाँ का विकास भी अवरुद्ध हो गया था। यानी आपसी राजपूत राजाओं के दुश्मनी के कारण ही मराठों का प्रसार हुआ और धीरे धीरे मराठों के बाद अंग्रेजों का भी इसी कारण राजस्थान में प्रसार हुआ था। ये भी आपको ध्यान रखना है। अब हमारा जो आगे का अध्ययन बिंदु है अंग्रेजों के साथ राजस्थान के शासकों द्वारा की गई संधियां। ये भी आपको ध्यान रखना है कि किस संधि के तहत कौन सी आपकी रियासत अंग्रेजों के साथ मिलती है, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। देखो संधि की बात करें हम तो जो मुगलों के द्वारा, पिंडारियों के द्वारा जो राजस्थान में अराजकता फैलाई गई थी, मराठों के द्वारा, पिंडारियों के द्वारा जो राजस्थान में अराजकता फैलाई गई थी, राजपूत शासक, सामंत व प्रजा में जो राजनीतिक है, आर्थिक है, सामाजिक अव्यवस्था हो चुकी थी, इसी की तरफ अब अंग्रेजों का झुकाव होना स्वाभाविक था, क्योंकि अंग्रेजों को पता था कि वहाँ मराठों का प्रसार बढ़ रहा है, वहाँ के शासक भी उनसे खुश नहीं है, वहाँ के सामंत उनसे नाखुश है। इसी बात का फायदा उठाने के लिए अब धीरे धीरे जो आप अंग्रेज अधिकारी है वो भी अपनी शक्ति के विस्तार व राजनीतिक आर्थिक लाभ प्राप्त करने के लिए राजस्थान के राजपूत शासकों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित करने के लिए उत्सुक थे। और राजस्थान के राजाओं ने सन 1817 से लेकर 1818 तक अंग्रेजों के साथ संधियां करना प्रारंभ कर दी थी। ये भी आपको ध्यान रखना है। तो अंग्रेजों ने राजपूतों के साथ संधियां कब करनी शुरू कर दी थी कि जैसे ही मराठों की अराजकता राजस्थान में बढ़ रही थी, उनके द्वारा दिए जाने वाले राजस्थान की आम जनता शासकों पे जो कर दिनों दिन बढ़ाए जा रहे थे, उन
को ख़त्म करने के लिए अब धीरे धीरे राजस्थान के राजपूत शासकों का अंग्रेजों के प्रति झुकाव होने के अलावा कोई भी मार्ग नहीं बचा। तो धीरे धीरे राजस्थान के अंदर अंग्रेजों ने राजपूतों के साथ, राजपूत शासकों के साथ संधियां करनी प्रारंभ कर ली थी। कब करनी शुरू की थी? सन 1817 से 18 के बीच में ये संधियां होती है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। इनसे पहले मैं संधियों से संबंधित कुछ बातें आपके समक्ष और भी रखना चाहूँगा कि ये संधियां 2 चरण में होती हैं। कि राजस्थान के अंदर अंग्रेजों की संधियां कितने चरण के अंदर होती है? 2 चरण में होती है। राजस्थान के अंदर अंग्रेजों की जो संधियां वो कितने चरण में होती है? 2 चरण में होती है। पहला जो चरण है वो सन 1803 से। इस चरण के अंदर क्या होता है ये देखिए, जी 1803 जो संधि का प्रथम चरण है वो किसके समय होता है? लॉर्ड वेलेस्ली के समय होता है। किसके समय होता है? लॉर्ड वेलेस्ली के समय होता है। प्रथम चरण किसके समय होता है? लॉर्ड वेलेस्ली के समय होता है। इस चरण में क्या होता है? लॉर्ड वेलेस्ली की जो संधि थी ना वो सहायक संधि के नाम से जानी जाती थी। किस नाम से जानी जाती थी? सहायक संधि के नाम से जानी जाती थी। ये भी आपको ध्यान रखना है। इंग्लिश में इसे सब्सिडरी अलायंस भी कहा जाता था, यानी सहायक संधि, सब्सिडरी अलायंस। इसके अंदर बात करें तो पहली रियासत वो भरतपुर संधि करेगी, ये भी ध्यान रखना है। तो मैंने कहा ना कि संधियों के 2 चरण थे। प्रथम चरण वो 1803 से होती है, लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि की जो नीति थी उसके तहत संधि की जाती है। जबकि दूसरा जो चरण है ना, दूसरा चरण है वो सन 1817 से 23 तक रहेगा। दूसरा चरण है वो सन 1817 से लेकर कब तक रहेगा? सन 1817 से लेकर जो दूसरा चरण है वो कब से कब तक रहेगा? दूसरा चरण है वो 1817 से लेकर कब तक रहेगा? 1817 से लेकर 1823 तक रहेगा। ये जो दूसरा चरण है ना ये लॉर्ड हेस्टिंग के समय था। किसके समय था? लॉर्ड हेस्टिंग के समय था। किसके समय था? ये संधियों का दूसरा जो चरण है, दूसरा चरण है वो किसके समय रहेगा? लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय रहेगा। इन संधियों का दूसरा जो चरण है वो किसके समय रहेगा? लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय रहेगा। और इनके समय जो संधि की जा रही थी उसका नाम क्या था? आश्रित पार्थक्य की संधि। दूसरे चरण में जो संधियां की जा रही थी उनको क्या कहा गया? आश्रित पार्थक्य की संधि कहा गया। मैंने आपके समक्ष संधियों के 2 चरण रखे कि राजस्थान के अंदर जो संधियां हो रही थी वो 2 चरणों में हुई। पहला चरण सन 1803 में होता है, जिसमें पहले चरण के समय लॉर्ड वेलेस्ली के समय संधियां की जाती है। इन संधियों को सहायक संधि या सब्सिडरी अलायंस कहा जाता है। दूसरा जो चरण है वो सन 1817 से लेकर 1823 तक चलता है। यह लॉर्ड हेस्टिंग के समय, लॉर्ड हेस्टिंग की नीति के तहत की जाती है। इस संधि का क्या नाम था? आश्रित पार्थक्य संधि से कहा जाता था। और ये जो संधि करने का जो कार्य था ना ये किसके द्वारा किया जा रहा था? राजस्थान की राजपूत रियासतों के अंदर ये जो संधि करवाए जाने का जो कार्य है किसके द्वारा करवाया जा रहा था? ये आपको ध्यान रखना है। महत्वपूर्ण प्रश्न है। उस व्यक्ति का नाम क्या था? चार्ल्स मेटकॉफ नाम था। क्या नाम था? राजस्थान के अंदर जो आपके आश्रित पार्थक्य की संधि हुई है, ये संधियां करवाने में जो सबसे बड़ा योगदान था वो किसका था? चार्ल्स मेटकॉफ का था। ये कथन भी आपको ध्यान में रखना है। अब क्योंकि इस जो आपके अध्याय का यह जो बिंदु है ना अंग्रेजों व संधियां, इस किताब के अंदर इसमें इस बात का उल्लेख नहीं किया गया कि संधियां 2 चरण हुई तो किस प्रकार से कौन सी संधि, क्योंकि कई बार हमें उत्तर क्रोली मिलता है, कई बार भरतपुर मिलता है। वो जो कन्फ्यूजन है वो यहाँ आपका यहाँ दूर हो जाएगा। अब वो कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। उस जो आपको ये अंतर निकलता है कि भरतपुर उत्तर है या क्रोली है, वो जो आपके 2 धारी विचार है वो आज समाप्त हो जाएंगे। क्योंकि मैंने बता दिया कि प्रथम चरण होता है वो लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि के तहत होता है। उस के तहत पहली संधि करने वाली रियासत 29 सितंबर 1803 को भरतपुर है। जबकि आपकी लॉर्ड हेस्टिंग के जो आश्रित पार्थक्य की नीति की जो संधि 1817 से 1823 में होती है उसकी जो प्रथम रियासत है वो आपकी क्रोली है, जो कि 1817 के अंदर सत्य करेगी। ये भी ध्यान में रखना है। अब हम एक प्रश्न पर चर्चा करते हैं कि अंग्रेजों ने राजपूतों के साथ संधियां करना कब शुरू कर दिया था? अंग्रेजों ने राजपूतों के साथ संधियां करना 1817 से 18 तक प्रारंभ कर दिया था। सर्वप्रथम किस राज्य ने अंग्रेजों के साथ संधि स्वीकार की थी? तो सर्वप्रथम भरतपुर रियासत ने 29 सितंबर 1803 को अंग्रेजों के साथ संधियां स्वीकार कर ली थी। और यह संधि किस के तहत होती है? सहायक संधि के तहत होती है। ये भी ध्यान रखना है, जिसे अंग्रेजी में सब्सिडरी अलायंस कहा गया और लॉर्ड वेलेस्ली के समय यह हो रही थी। आगे हैं 1818 तक किस राज्य को छोड़कर सभी ने अंग्रेजों से संधियां कर ली थी? मैंने कहा ना कि जो 1817 से 1823 का द्वितीय चरण है जो लॉर्ड हेस्टिंग के समय चल रहा है, आज से पार्थक्य की संधि, उसके तहत जो पहली संधि करने वाली जो रियासत थी वो थी आपकी 15 नवंबर 1817 को
करौली रियासत। ये पहली संधि किसके द्वारा की जाती है कि जो इस संधियों का दूसरा चरण था उसके अंदर पहली संधि करने वाली रियासत कौन थी, तो 15 नवंबर 1817 के अंदर सर्वप्रथम संधि कौन कर लेते हैं, करौली कर लेती है। ये भी ध्यान में रखना है। लेकिन 1818 तक किस राज्य को छोड़कर सभी ने संधियां स्वीकार कर ली, लेकिन सिरोही ने संधि स्वीकार नहीं की थी। मारवाड़ के दबाव, जोधपुर रियासत के दबाव के कारण सिरोही अंग्रेजों के साथ संधि नहीं करती, लेकिन धीरे धीरे जैसे ये समस्त रियासतें भी संधियां कर लेती है तब सिरोही ने भी अंग्रेजों के साथ संधि कर ली थी। सिरोही के द्वारा अंग्रेजों के साथ संधियां कब की जाती है, सन 1823 के अंदर की जाती है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। भरतपुर के अंदर संधि कौन करता है, भरतपुर का शासक रणजीत सिंह करता है। ये भी ध्यान रखना है। जबकि सिरोही के अंदर संधियां कौन करता है, सिरोही के अंदर सिरोही का शासक शिव सिंह भी संधि कर लेता है। ये कथन भी आपको ध्यान में रखना है कि पहले तो वो मारवाड़ दबाव के तहत संधि नहीं कर पाती, लेकिन जैसी बाकी रियासतें संधि कर लेती है तो सन 1823 के अंदर सिरोही का शासक शिव सिंह भी अंग्रेजों के साथ संधि कर लेता है। ये भी आपको कथन ध्यान रखना है कि आपकी सिरोही कब संधि कर लेती है, सिरोही 1823 में संधि कर लेती है। आगे प्रश्न है कि अहमदनामा का अर्थ क्या है। हमने हुड्डा सम्मेलन पढ़ा, मैंने हुड्डा सम्मेलन के अंदर ये भी आपको आखिर में बताया भी था कि हुड्डा सम्मेलन के अंदर एक आपका अहदनामा, एक एग्रीमेंट किया जाता है, इकरारनामा किया जाता है या समझौता किया जाता है कि एक का शत्रु दूसरे का शत्रु व एक का मित्र दूसरे का मित्र होगा। उसका मतलब है अहदनामा क्या होता है, तो इकरारनामा या समझौता पत्र होता है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो साथियों, यही महत्वपूर्ण 33 प्रश्न थे इस अध्याय से संबंधित, जिन पे मैंने एक एक पे चर्चा करी। हमने सर्वप्रथम क्या पढ़ा वो देखिए कि सबसे पहले हमने देखा कि मराठा धीरे धीरे कहाँ प्रसार करने का प्रयास करे थे। 3-4 मिनटों में एक बार हम दोबारा उन प्रश्नों पे जल्दी जल्दी चर्चा करते हैं जो कि महत्वपूर्ण थे। हमने सर्वप्रथम देखा कि कैसे सन आपके 1680 से लेकर 1707 के 27 वर्षों तक मराठा व मुगलों का आपस में संघर्ष रहता है। 1707 में जैसे ही मुगल शासक औरंगजेब की मृत्यु होती है, मराठों के पास अब एक मौका था कि वो उत्तर भारत के अंदर प्रसार कर ले, उत्तर भारत के अंदर प्रसार कर लें। मराठा शक्ति को संगठित करने वाले शासक कौन थे, मराठा शक्ति को शिवाजी के द्वारा संगठित किया जाता है। शिवाजी के द्वारा ही सन 1665 के अंदर पुरंदर की संधि भी की जाती है। ये भी आपको कथन ध्यान में रखना है। शिवाजी किसके पुत्र थे, जीजाबाई के पुत्र थे। इनके दरबार में 8 मंत्रियों की एक परिषद थी जिसे अष्ट प्रधान मंडल भी कहा जाता था। मराठा शक्ति उत्तर भारत की नीति कब बनाती है, 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद। राजस्थान में मराठों के द्वारा कब प्रवेश किया जाता है, तो राजस्थान में मराठों के द्वारा कब प्रवेश किया जाता है, 1711 में किया जाता है। ये भी हमने पढ़ा। फिर हमने ये भी देखा किस मराठा शासक ने मराठा ध्वज को अटक से कटक पहुंचाने का लक्ष्य रखा। पेशवा बाजीराव ने 1720 में यह लक्ष्य रखा कि मैं मराठाओं के ध्वज को अटक से कटक तक फहरा दूंगा। मराठाओं ने कोटा बूंदी पर आक्रमण कब किया, सन 1726 में किया। डूंगरपुर बांसवाड़ा के शासकों से खिराज यानी कर लेना कब प्रारंभ कर दिया था, कर लेना कब प्रारंभ कर दिया था, 1728 में कर प्रारंभ कर दिया था। भी ध्यान रखना है। बूंदी के शासक बुद्ध सिंह को 22 अप्रैल 1734 को वहां का शासक बनाते हैं। ये राजस्थान की राजनीति में मराठाओं का प्रथम हस्तक्षेप था। ये भी आपको ध्यान रखना था। मैंने आपको कहा कि मुख्य जो चीज थी ना जिसके लिए आक्रमण कर रहे थे वो था कर। वो क्या था, कर, क्योंकि इनका जो जीवन व्यापन है ना वो कर पे ही चल रहा था। ये सिर्फ कर अलग अलग रियासतों पर आक्रमण करते, उनके लोगों से लूट मार करते, कर वसूल करते थे। यही उनके जीवन व्यापन या आजीविका का प्रमुख साधन था। आप ये समझ लीजिए, ये 2 प्रकार के कर वसूली करते थे। एक प्रकार था चौथ वसूली करते थे। एक कौन सा वसूली कर करते थे, चौथ वसूली। जबकि दूसरे इनके कर का प्रकार क्या था, सरदेशमुखी थे। यह भी आपको ध्यान रखना है। दूसरे कर का प्रकार कौन सा था, सरदेशमुखी। पहला जो इनका कर का प्रकार था वो था चौथ वसूली, जबकि दूसरे कर का प्रकार था सरदेशमुखी। दूसरा कर इनका कौन सा था, सरदेशमुखी इनके कर का प्रकार था। ये भी आपको ध्यान रखना है। राजस्थान से कौन से कर की वसूली करते हैं, चौथ वसूली करते हैं। अपनी माता राधाबाई को 1735 में पेशवा बाजीराव राजस्थान की तीर्थ यात्रा पर भेजता है। जैसे इसकी माता सैकुश से लौटती है, ये अगली वर्ष राजस्थान के अंदर चौथ वसूली कर प्रारंभ कर देता है। ये भी हमें याद रखना है। मराठों के प्रसार को रोकने के लिए राजस्थान के राजपूत शासकों के द्वारा आपका 17 जुलाई 1734 को हुड्डा नामक स्थान पर हुड्डा सम्मेलन आयोजित किया जाता है। कौन बुलाता है सम्मेलन को, कौन बुलाता है, तो याद रखना अगर प्रश्न ये आ जाए ना कि हुड्डा सम्मेलन कौन बुलाता है, तो बुलाने वाला कौन था, स्वाई जय सिंह। कौन था, स्वाई जय सिंह ही था। यही इसको आगे असफल भी करवाने में योगदान देगा। तो स्वाई जय सिंह बुलाता है हुड्डा सम्मेलन। अध्यक्षता मेवाड़ महाराणा जगत सिंह द्वितीय करता है। कौन कौन भाग लेता है भी, जगत सिंह द्वितीय तो मेवाड़ महाराणा अध्यक्षता कर ही रहा है, तो आमेर का जय सिंह भी आता है, जोधपुर का अभय सिंह भी आता है, नागौर का भगत सिंह भी आता है, कोटा का दुर्जन साल भी आता है, बीकानेर का जोरावर सिंह भी आता है। हमने पढ़ा
ये इसके अंदर ये बात कहते हैं कि हम वर्षा ऋतु के बाद पुनः एकत्रित होंगे और जो शेष योजनाएं हैं उन पे भी काम करेंगे। वर्षा ऋतु के बाद ये पुनः कहाँ एकत्रित होने की योजना बनाते हैं, रामपुर में एकत्रित होने की योजना बनाते हैं। लेकिन स्वामी जय सिंह की उदासीनता के कारण यह जो आपका सम्मेलन है ये क्या हो जाता है, असफल हो जाता है। और जैसे जैसे राजस्थान में मराठों का प्रसार बढ़ रहा था, उनका अवलोकन करने के लिए पेशवा बाजीराव अपनी माता राधाबाई को राजस्थान की तीर्थ यात्रा पर भेजता है 1735 में। जैसी माता सकुशल लौटती है, अगली वर्ष वह राजस्थान के शासकों पर चौथ वसूली कर प्रारंभ कर देता है। फिर हमने आगे जो अध्ययन बिंदु देखा, जयपुर उत्तराधिकार संघर्ष भी देखा, कैसे ईश्वर सिंह माधव सिंह के मध्य दो युद्ध होते हैं, उन पर भी हमने चर्चा करी। जयपुर ही नहीं अपितु जोधपुर उत्तराधिकार, मेवाड़ उत्तराधिकार संघर्ष में भी मराठा हस्तक्षेप करते हैं, इन बिंदुओं पर चर्चा करी। और मराठों के बढ़ते हस्तक्षेप को रोकने के लिए धीरे धीरे अंग्रेजों का जो झुकाव है वो भी राजस्थान की तरफ होता है, और 2 चरणों के तहत राजस्थान में अंग्रेजों की साथ संधियाँ होती है, ये भी आपको ध्यान रखना है। आज मैंने महत्वपूर्ण 33 प्रश्नों पर आपके साथ चर्चा करी, जो कि प्रतियोगी परीक्षा की दृष्टि से हमारे लिए महत्वपूर्ण है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये कक्षा पसंद आई होगी। जो प्रश्न मैंने रखे हैं, प्रश्नों से संबंधित अतिरिक्त जानकारी रखी, वो भी आगामी जितनी भी प्रतियोगी परीक्षा होगी उनमें आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण साबित होंगी। इसी विश्वास और आशा के साथ कि आपको कक्षाएं पसंद आ रही है, हम आगे के बिंदु पर जल्द ही जुड़ेंगे और कक्षा पर चर्चा करेंगे।